नमस्ते। कभी सोचा है कि जब कोई खोया हुआ खजाना सालों बाद, सदियों बाद घर लौटता है, तो वो एहसास कैसा होता है? देखिए, विरासत कोई म्यूजियम में रखी बेजान चीज नहीं है। ये तो एक जीती जागती, सांस लेती हुई हकीकत है। ये कहानियों, कलाकृतियों और परंपराओं का वो सिलसिला है जो लगातार खोता है, खोजा जाता है और कभी-कभी घर वापस लाया जाता है। जरा सोचिए, अगर किसी की कोई बेशकीमती पारिवारिक धरोहर खो जाए, तो उसके वापस आने का कितना इंतजार किया जा सकता है? 1 साल, 10 साल या फिर 100 साल से भी ज्यादा? ये सवाल सिर्फ वक्त का नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चीजों से जुड़े जज्बात और उनकी अनमोल कीमत का भी है। तो चलिए, अपनी पहली कहानी से शुरू करते हैं, जो भारत में कुछ बेशकीमती कलाकृतियों की शानदार और असल वापसी के बारे में है। ये सिर्फ किसी चीज की यात्रा नहीं है, ये पूरे 127 साल के लंबे इंतजार की कहानी है। 1898 में खोजे जाने से लेकर 2025 में घर लौटने तक इन रत्नों ने एक बहुत ही लंबा सफर तय किया है। ये भारत के सब्र और अपने इतिहास को वापस पाने के पक्के इरादे की एक मिसाल है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये रत्न इतने खास क्यों हैं? क्योंकि माना जाता है कि ये खुद भगवान बुद्ध के भौतिक अवशेष हैं। इनकी वापसी कोई एक दिन की बात नहीं, बल्कि भारत के सालों के शांत और लगातार चले डिप्लोमेटिक प्रयासों का नतीजा है। और हाँ, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ताकत का भी एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां गोदरेज समूह ने देश के लिए इन्हें हासिल करने में मदद की। इससे पता चलता है कि कॉरपोरेट घराने भी हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन हर घर वापसी हमेशा के लिए नहीं होती। कभी-कभी ये एक अस्थायी मुलाकात होती है, एक ऐसी यात्रा जिसका इंतजार भी बेसब्री से होता है और जो उतनी ही जरूरी होती है। और ये है वृंदावनी वस्त्र, असम की कारीगरी का एक नायाब नमूना। सोचिए, 16वीं सदी में महान संत सुधारक श्रीमंत शंकर देव के मार्गदर्शन में बुना गया ये कपड़ा सिर्फ रेशम का टुकड़ा नहीं, बल्कि कृष्ण की कहानियों की एक जीती जागती तस्वीर है। तिब्बत के रास्ते ये ब्रिटेन पहुंचा और अब लगभग 1 सदी के इंतजार के बाद 2027 में एक प्रदर्शनी के लिए कुछ समय के लिए असम लौट रहा है। तो चीजों की वापसी से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन ढांचों को फिर से बनाने और उन खोई हुई कहानियों को दोबारा खोजने की, जो इतिहास की परतों में कहीं दब गई हैं। दिल्ली के शालीमार बाग में है शीश महल, यानी आईनों का महल। मुगल वास्तुकला का ये एक छिपा हुआ नगीना था, जो कई सालों तक गुमनामी में पड़ा रहा। लेकिन अब इसे पूरी मेहनत से इसकी पुरानी शान वापस दिलाई जा रही है। देखिए, ये काम सिर्फ मरम्मत का नहीं है, ये मुगल वास्तुकला की रूह को वापस लाने जैसा है। प्योट्रा ड्यूरा की वो बारीक कारीगरी, जिसमें कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ा जाता है, से लेकर संगमरमर की नाजुक जाली और शीशों की पच्चीकारी तक, हर एक चीज को फिर से जिंदा किया जा रहा है, ताकि उस दौर की शानदार कारीगरी फिर से देखी जा सके। किसी जानी मानी इमारत को फिर से बनाना एक बात है, लेकिन उन हीरोज को वापस लाना जिन्हें इतिहास की किताबों से लगभग मिटा ही दिया गया हो, ये बिल्कुल अलग बात है। मिलिए पृथु से। 13वीं सदी में असम के एक शासक, जिनकी बख्तियार खिलजी पर एक जबरदस्त जीत की कहानी लगभग भुला दी गई थी, आज उन्हें एक नायक के तौर पर फिर से याद किया जा रहा है। यहाँ तक कि गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। ये सिर्फ नाम रखना नहीं है, ये एक भूली हुई विरासत को दोबारा हासिल करना और इतिहास को फिर से लिखना है। और इतिहास को दोबारा देखने की बात चली है, तो जरा चोल राजवंश की कुद्दावोलाई प्रणाली पर गौर कीजिए। ये डेमोक्रेसी का एक ऐसा अद्भुत शुरुआती रूप था, जो पश्चिम में इस तरह की व्यवस्थाओं से सदियों पहले मौजूद था। उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखे जाते, एक मटके में रखे जाते और फिर सबके सामने निकाले जाते। चुनाव की एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया। अब हम इस कहानी के सबसे पेचीदा हिस्से में आते हैं, वो जीती जागती परंपराएं जो आज के दौर में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गई हैं। संधारा के इस जटिल मुद्दे को देखिए। ये सदियों पुरानी एक जैन प्रथा है, जिसमें मोक्ष के लिए मृत्यु तक उपवास किया जाता है। यहाँ भारत का संविधान खुद एक बहस के केंद्र में है। एक तरफ है आर्टिकल 25, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, तो दूसरी तरफ है आर्टिकल 21, जो जीवन के अधिकार की रक्षा करता है। ये आस्था और कानून के बीच एक गहरी कशमकश है, जिसका कोई आसान जवाब नहीं।
और ये बहस सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं है। गोवा में पारंपरिक सांडों की लड़ाई, जिसे धिरियो कहते हैं, वो भी ऐसे ही सवालों के घेरे में है। क्या ये एक संजो कर रखी गई सांस्कृतिक परंपरा है जो स्थानीय पहचान का एक अहम हिस्सा है, या फिर ये जानवरों पर होने वाली क्रूरता है जिसे आज के समाज में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए? भीरियों का कानूनी सफर भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1996 में एक दुखद हादसे के बाद 1997 में इस पर बैन लगा दिया गया। इसके बावजूद ये प्रथा गैर कानूनी तरीके से चलती रही और अब तमिलनाडु के जल्लीकट्टू की तरह इसे भी कानूनी मान्यता देने की जोरदार कोशिश हो रही है। इसी तरह हिमाचल के हट्टी जनजाति की जोड़ीदार या बहुपतित्व की प्रथा के बारे में सोचिए। जहां आज का कानून इसे गलत मानता है, वहीं समुदाय का कहना है कि ये एक आर्थिक जरूरत थी, परिवार की जमीन को बंटने से बचाने का एक तरीका, ताकि वो पीढ़ियों तक एक साथ रहे। ये परंपरा और कानून के बीच एक और टकराव है। तो देखिए, ये कोई अलग अलग मामले नहीं हैं। संथारा, धिरियो और जोड़ीदार ये सभी एक बड़ी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा हैं कि कैसे एक मॉडर्न देश अपनी गहरी जड़ों वाली परंपराओं के साथ तालमेल बिठाए, कैसे अतीत का सम्मान करते हुए भविष्य को अपनाए। ये सारी कहानियां हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती हैं। विरासत एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम चुनते हैं कि क्या बचाना है, क्या सहेजना है। आखिरकार ये इस बारे में है कि हम क्या याद रखना चुनते हैं। भारत की पांडुलिपि विरासत पर हो रहे एक राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में सोचिए। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान का एक अथाह सागर है जो अब भी खोजे जाने, सहेजे जाने और समझे जाने का इंतजार कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा काम है जो हमारी सामूहिक याददाश्त को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। और ये सब हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ देता है। आज जब हम इतना सारा डिजिटल डेटा बनाते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो सकता है, तो हमें खुद से पूछना होगा, आज से 100 साल बाद हमारी विरासत क्या होगी? हम आज ऐसा क्या बना रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खोजने और घर लाने लायक होगा? सोचने के लिए एक बहुत अहम सवाल है।